समझ रहे हैं भाई? क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज ना हो तो उसके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहीं पर एटम्स इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस अभी एक दो करूंगा मैं आज के क्लास में। ओके सर, ओके। So now let us start. Today's crystal structure is face-centered cubic lattice and also we have face-centered cubic crystal structure. तो जब मैं face-centered cubic lattice की बात करूंगा तो उसमें lattice points होंगे, there will be lattice points. and जब crystal structure बोलूंगा तो मैं बोलूंगा atoms. atoms जो कि lattice points पर ऑक्युपाई कर रहे हैं lattice points पे। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि यूनिट सेल, सपोज दिस इज द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी एंड दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, ये क्रिस्टल वन यूनिट सेल का है, ठीक है, वन यूनिट सेल का है। तो हियर वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स, 8 कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स अवेलेबल है। फेस सेंटर्स, ये सभी फेस सेंटर्स हैं, ये अपर सरफेस है, ये लोअर, फ्रंट सरफेस एंड बैक सरफेस का फेस सेंटर है। सो वी हैव 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स। 6 फेस सेंटर्स, दिस फेस सेंटर्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन द क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में 8 तो कॉर्नर दिख रहा है, 8 कॉर्नर के साथ 6 फेस सेंटर्स भी अवेलेबल है। क्लियर? अब इस यूनिट सेल पर अगर एक नजर दौड़ाए तो उन्हीं पोजीशंस पर जहां लैटिस पॉइंट्स है वहीं पर एटम है। लैटिस पॉइंट पर एटम रख दिया, फेस सेंटर वाला एटम भी यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, कॉर्नर वाला भी। 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर्स पर एटम्स किस तरह से अवेलेबल है वो आप यूनिट सेल देखकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का गेस कर सकते हो। सो इस तरह से अगर आप देखें तो इस यूनिट सेल के टाइप के ही डिफरेंट यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल के अंदर अवेलेबल होंगे। ये जस्ट एक यूनिट सेल दिखाया है। हियर साइड ऑफ द क्यूब इज ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज आर। साइड ऑफ क्यूब कितना है? साइड ऑफ क्यूब है ए, क्यूब का साइड ए है, मतलब हाइट भी उतनी होगी, विड्थ भी उतना ही होगा और लेंथ भी उतनी, लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है। क्लियर? So in this structure or lattice, we have atoms or lattice points available at 8 corners and 6 face centers of cubic unit. Now, what is the number of atoms or lattice points per unit cell? एक यूनिट सेल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे या कितने एटम्स होंगे? दोनों का नंबर सेम होगा। So we have 8 corners, 8 into 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में जाता है, इसलिए 1/8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होगा। एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन, सो 8 कॉर्नर 8 into 1/8 प्लस 6 into 6 क्या है? 6 फेसेस, 6 फेसेस के सेंटर्स अवेलेबल थे, तो 6 into 1/2 फेस पर जो भी एटम होगा दैट विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। फेस पर अवेलेबल जो भी एटम होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाफ पार्ट है, यहाँ भी हाफ पार्ट है। हाफ मतलब कि हाफ बाउल, हाफ स्फीयर, हेमीस्फीयर इस यूनिट सेल के अंदर है, हाफ यूनिट सेल के बाहर होगा। तो जो भी फेस सेंटर एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल में होगा और इसलिए पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 एज्यूम करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 इतना कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 4 एटम्स। सो इन एफसीसी यूनिट सेल वी हैव टोटल 4 एटम्स। एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स हैं एंड 4 लैटिस पॉइंट्स आल्सो। और लैटिस पॉइंट अगर मोर देन 1 आता है तो हम लोग उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल हो। तो दिस इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मिल रहा है बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ग्रेटर देन 1। प्रिमिटिव होता है तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एन इफेक्टिव कितना होता है? 1, और नॉन प्रिमिटिव होता है तो ग्रेटर देन। तो ये एन इफेक्टिव जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसको नॉन प्रिमिटिव बोलना पड़ेगा। ओके, सो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, जो कि 4 आ रहा है। ओके, तो वी हैव दिस यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, दोनों को एटम्स या लैटिस पॉइंट्स ऑक्युपाइड है कॉर्नर और फेस सेंटर पर। 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस सेंटर्स क्यूबिक में, एंड वी हैव टोटल 4 एटम्स और 4 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। चेक कीजिए एक बार इस दोनों पॉइंट्स को।
स्टूडेंट्स प्लीज नोट कीजिए और उसके बाद बताइए कोई डाउट अगर है तो, कुछ समझ में ना आ रहा हो इसमें तो बताएं आप लोग। तो देयर आर 4 atoms और 4 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 लैटिस पॉइंट्स, अगर एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम रखोगे तो 4 एटम्स हो जाएगा। ओके, नोट किया? यस सर। ओके, तो दिस इज FCC। FCC का सिंबल क्या था लैटिस का? लैटिस सिंबल FCC का F। यस, F था। बॉडी सेंटर का I था, सिंबल क्यूबिक का P था। So now we have next point and that is shortest distance between atoms। एटम्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो आप देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एटम्स कॉर्नर पर है, एटम्स फेस सेंटर पर है। कॉर्नर्स पर है और फेस सेंटर पर है। तो नियरेस्ट एटम डिस्टेंस क्या होगी? अगर हम आपसे पूछे कि नियरेस्ट एटॉमिक डिस्टेंसेस क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि जो कॉर्नर है उससे फेस सेंटर की दूरी नियरेस्ट डिस्टेंस हो सकती है। आप इस इमेज में देखिए, आप अगर देखें कि कॉर्नर है, कॉर्नर की फेस सेंटर से दूरी कम है या कॉर्नर की दूसरे कॉर्नर से दूरी, ये कौन सा नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा? फेस सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस। Yes. So for each face center, corners are separated. Corners are available at the distance half of face diagonal. Half of face diagonal. Face diagonal का लेंथ होगा √2a. Face diagonal का डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा √2a और डिवाइड कर दो 2 से। तो जो फेस सेंटर है उसकी कॉर्नर से दूरी कितनी हो गई? √2a/2, या कह सकते हो a/√2। √2a/2 और a/√2। a/√2 डिस्टेंस है कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच में, और यही हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देख सकते हो कि जो कॉर्नर है वो फेस सेंटर के साथ कांटेक्ट, फेस सेंटर और कॉर्नर एक साथ कांटेक्ट में है, और इसीलिए नियरेस्ट नेबर में कॉर्नर के लिए फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर के लिए ऑफ कोर्स कॉर्नर होगा। आप यहां देख सकते हैं इस इमेज में, है ना? इस सेंटर से, फेस सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r + r 2r एंड दैट विल बी इक्वल टू √2a/2। देखिए कॉर्नर और फेस सेंटर की डिस्टेंस समझ में आ रहा है कैसे निकला? यस सर। ओके, सो आप इसमें एक बात बोल सकते हो कि जो √2a है, मींस डायगोनल की लेंथ है वो √2a, उसमें r कितनी बार अपीयर होगा? यहां से भी देख सकते हैं इस लाइन पे 4 टाइम्स r। 4 टाइम्स r इक्वल टू √2a। ऐसा ही कल की क्लास में हमने डिस्कस किया, 4r इक्वल टू √3a। BCC में 4r इक्वल टू √3a और FCC में 4r इक्वल टू √2a। FCC में दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं हमें r और a के रिलेशन के लिए। a और r का रिलेशन हमें पता करना होगा। तो FCC में हो जाएगा 4r इक्वल टू √2a, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इक्वल टू 4 टाइम्स r एंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3a, दैट इज इक्वल टू 4r, एंड वो BCC में होगा। तो BCC FCC दोनों में a और r के रिलेशन पर क्वेश्चंस चांसेस रहता है आने का, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो वी हैव स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर एंड फेस सेंटर, दैट इज 2r। कॉन्टेक्ट में होंगे 2r डिस्टेंस होगा एंड दैट विल बी हाफ ऑफ फेस डायगोनल a/2। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने नियरेस्ट नेबर्स अवेलेबल होंगे अगर एक कॉर्नर हम लोग या एक फेस सेंटर चूज कर लें? हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स आर अवेलेबल? तो वी हैव 12 नियरेस्ट नेबर्स एट डिस्टेंस a/√2। कल आपने देखा था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था या एक पॉइंट डिस्कस किया था, सेकेंड नेबर इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में सेकेंड नेबर कितना नंबर था? 12 एंड डिस्टेंस √2a, है ना? So in case of face centered cubic structure, FCC structure, सपोज मैं कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट चूज कर लूं। सपोज मैं कॉर्नर को रेफरेंस ले लेता हूं, ठीक है? तो कॉर्नर को रेफरेंस लेने पर along face diagonal
सिंपल क्यूबिक में भी सेकंड नेबर मैंने फेस डायगोनल के अलाउंग लिखा था, डिस्टेंस आधा ही रहेगा तभी आपको 12 फेस सेंटर्स मिल जाएंगे। कल हम लोगों ने 12 देखा था, √2a देखा था, आज √2a को आधे से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अलोंग फेस डायगोनल फेस सेंटर पर ही नियरेस्ट नेबर अवेलेबल होगा। क्लियर? इस इमेज में देखिए आपको फेस सेंटर लिया है एंड देयर इज 2 यूनिट सेल्स। एक यूनिट सेल साइड में ऐसे दिखा दिया और एक को साइड्स ना दिखाते हुए एटम्स की पोजीशन ओनली शो कीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ फेस सेंटर को अगर मैं रेफरेंस एटम ले लेता हूं, फेस सेंटर को रेफरेंस को कितने एटम्स नियरेस्ट डिस्टेंस पर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो ये रेफरेंस है। सपोज अभी जिस फेस का सेंटर है उस फेस पर 4 कॉर्नर होंगे, जिस फेस का सेंटर है उसके चारों कॉर्नर 1 2 3 4, दीज आर 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस कॉमन प्लेन। कॉमन प्लेन जो दोनों यूनिट सेल में कॉमन सरफेस है, कॉमन प्लेन है, वही चारों कॉर्नर रखेगा नियरेस्ट नेबर में। अब इस रेफरेंस से इस अपर सरफेस का फेस सेंटर, आगे वाले सरफेस का फ्रंट वाले लोअर सरफेस, और ऐसे ही इस साइड में भी आपको ऊपर का ये 5वां मिलेगा तो 10वां मिलेगा ही, 6ठा मिलेगा तो 11वां मिलेगा, 7th मिलेगा तो 9th मिलेगा, और 8th मिलेगा तो 12 मिलेगा। टोटल देख लीजिए नियरेस्ट नेबर 12 हो जाएंगे। ये सभी फेस सेंटर्स हैं, ये चारों फेस सेंटर्स हैं, ये चारों फेस सेंटर्स हैं, और ये 4 कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर और 8 फेस सेंटर नियरेस्ट नेबर में अवेलेबल हैं। तो नियरेस्ट नेबर्स in FCC structure, face centered cubic structure is 12 and their distances from reference point is, reference atom is a by √2, shortest distance a by √2 है। एक बार देखिए, तो रेफरेंस एटम मैंने फेस सेंटर लिया, उससे क्या मिला, उससे हमें 12 नियरेस्ट नेबर्स मिल गए। और कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा इस तरह का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक, जिसमें कि अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, याद है कल ऐसा इमेज बना था हमारा? यस सर। कल हमने सिंपल क्यूबिक में इस तरह का इमेज बनाया था। इस तरह से 3 प्लेन थे उसमें, इसको लिए हमने सेकंड नेबर ऑफ सिंपल क्यूबिक देखा था। अब इसमें अगर इस तरह से 3 प्लेन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हो और मैं रेफरेंस यहां ले लूं, ठीक है, तो फेस डायगोनल के अलाउंग फेस सेंटर यहां एक मिलेगा, एक फेस सेंटर यहां, एक फेस सेंटर यहां, एक फेस सेंटर यहां, 4 फेस सेंटर हो जाएगा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। नहीं समझ में आया होगा? आ गया। मैंने कॉर्नर लेकर 12 यहां दिखाया, फेस सेंटर लेकर 12 नियरेस्ट नेबर यहां दिखाया। चाहे कॉर्नर लीजिए, फेस सेंटर लीजिए, नियरेस्ट नेबर 12 भी होगा, डिस्टेंस a by √2 ही होगी। एक बार समझने का ट्राई कीजिए दोनों इमेजेस में से, तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो वो बताएं, मैं फिर से बता दूंगा इसको क्लियर करके। तो यूनिट सेल बना के कर सकते हैं इसको, या जिस तरह से भी आपको समझ में आए। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएंगे आप लोग। चला गया। आ गया? और किसी को कोई डाउट? आप प्रेफरेंस एटम फेस सेंटर पर लोगे तो 4 तो कॉर्नर मिल गए। अब ये जो कॉमन कॉर्नर ये मिल रहे हैं 2 यूनिट सेल के कॉमन प्लेन के चारों कॉर्नर्स, कॉमन प्लेन के चारों कॉर्नर्स, ये तो नियरेस्ट नेबर में है ही। अब इस रेफरेंस के लिए एक फेस सेंटर यहाँ, एक फेस सेंटर यहाँ। एक्चुअली कोई भी सरफेस होगा उसके साथ 4 प्लेन मिलते हैं, 4 प्लेन उसको 90 पर मिलते हैं। जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में एक दीवार लोगे तो उस पर
चार दीवार परपेंडिकुलर होंगी, तो चारों दीवारों पर फेस सेंटर्स हैं, एक तरफ के यूनिट सेल में, चार फेस सेंटर दूसरे तरफ के यूनिट सेल में हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे, है ना, फॉर द रेफरेंस एटम अवेलेबल एट फेस सेंटर। अब दूसरा वाला जो मैंने इमेज नीचे बनाया था वो कल वाले सिंपल क्यूबिक के सेकंड नेबर का डायरेक्शन देखकर बताया। डिस्टेंस a/√2 हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस, √2 ए कल डिस्कस किया था, आज a/√2 डिस्टेंस हो जाएगी। उसी फेस के अलांग जाना है, फेस डायगोनल के अलांग, और बीच में ही फेस सेंटर पर ही एटम मिल जाएगा। क्लियर? It means for body centered we have to take reference at center of the body, and for face centered reference to be taken. Not necessary. ये नेसेसरी नहीं है, ये सही जरूरी नहीं है कि आप कॉर्नर या फेस सेंटर ही लीजिए, आप कॉर्नर भी ले सकते हो ना। मैं भी कॉर्नर लेके बता रहा था भाई। अगर आप कल के इमेज को ध्यान में रखें, ये इमेज दिखा था कल, 4 यूनिट सेल का प्लेन है, ये दिख रहा है सर? नहीं नहीं समझ में आ रहा होगा, इससे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको कॉर्नर लेकर के बता रहा हूं। बस रफली ड्रॉ करूंगा, जरूरी नहीं है कि आप भी ड्रॉ करें, आप प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में ड्रॉ करने की। ऐसा था एक बड़ा यूनिट सेल, बड़ा यूनिट सेल एक्चुअली यूनिट सेल नहीं है, ये 8 यूनिट सेल्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 यूनिट सेल्स। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था इमेज, है ना। ठीक है, तो 8 यूनिट सेल्स इसमें बन जाते थे हमारे पास। तो इस तरह की इमेज बनाने की थोड़ा हैबिट लेनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे मिला, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब इसमें 8 यूनिट सेल हैं, 8 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स होंगे। तो मैं कॉर्नर ले रहा हूं, कॉर्नर फेस डायगोनल ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, फेस डायगोनल ऐसे जाएगा, फेस डायगोनल 4 फेस डायगोनल हुआ। फेस सेंटर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां, ये चारों फेस सेंटर क्या हो गए? नियरेस्ट नेबर फॉर दिस कॉर्नर। कॉर्नर को मैंने सेंटर पर दिखा रखा है, अभी मैं उसको रेड कलर से कर देता हूं। ये है फेस सेंटर, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के लिए 4 फेस सेंटर दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। ओके, 1, 2, 3, 4, ये 4 भी तो फेस सेंटर्स मिलेंगे। यस, ओके, और इस तरह से ज्वाइन करो, यहां भी तो फेस सेंटर्स मिलेगा ना ऐसे। तो कॉर्नर लोगे तो कितने फेस सेंटर्स मिल रहे हैं नियरेस्ट नेबर में? 12, 12, सभी के सभी फेस सेंटर्स हैं। कॉर्नर लेने पर जो नियरेस्ट नेबर्स हैं दे आर अवेलेबल एट फेस सेंटर्स। ओके, अब देख लीजिए एक बार, सबकी डिस्टेंस a/√2 होगी, सभी फेस डायगोनल के अलावा फेस सेंटर पर अवेलेबल है। कॉर्नर से आपने इनकी डिस्टेंसेस मेजर की। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पर जो बताया, ये बताया कि नियरेस्ट नेबर, अब यहाँ फेस सेंटर लिया था, फेस सेंटर लेने के बाद आपको 4 कॉर्नर मिला और 8 फेस सेंटर मिले। यहाँ भी आपको 12 ही मिलेगा, बट कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? 4 तो कॉर्नर पोजीशन से आ रहा है और 8 फेस सेंटर से। क्लियर? तो 12 नियरेस्ट नेबर्स a/√2 डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये है FCC। क्या था इसको? ये कॉर्नर चूज किया। अब इस कॉर्नर के लिए नियरेस्ट नेबर तो मिल गया, चलो अब बता देते हो सेकंड नेबर्स कौन कौन से मिलेंगे। दीज आर द पोजीशंस ऑफ सेकंड नेबर्स। 8। देखिए, ये पोजीशन सेकंड नेबर की होंगी। डिस्टेंसेस ऑफ दिस सेकंड नेबर्स आर A, एंड डिस्टेंसेस A है, और नंबर कितना है? 6। यस, जैसे बॉडी सेंटर वाले में नियरेस्ट नेबर बॉडी सेंटर हो गया था कॉर्नर के लिए, वैसे ही फेस सेंटर में नियरेस्ट नेबर कॉर्नर के लिए फेस सेंटर हो गया। अब सेकंड नेबर वही होगा जो सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर कॉर्नर के लिए कॉर्नर
सेकंड नेबर में आ जाएगा ना कंट्रीब्यूशन का नंबर, तो वही रहेगा, डिस्टेंस भी वही रहेगी। यस सर। सो एफसीसी में सेकंड नेबर सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर है। आप कॉर्नर लेके देख रहे हो तो ठीक है, आप एफसीसी पोजीशन को भी लेकर फेस सेंटर पोजीशन लोगे, जिसका नेक्स्ट नेबर कहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, नीचे सरफेस एक जाएगा तो यहाँ भी फेस सेंटर होगा, ऊपर सरफेस होगा तो फेस सेंटर होगा, आगे यहाँ भी फेस सेंटर होगा, ऐसे इधर भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही फेस सेंटर लेने पर भी आपको 6 सेकंड नेबर्स मिलेंगे, कॉर्नर लेने पर भी 6 सेकंड नेबर्स मिल जाएंगे। डिस्टेंस सबकी ए होगी। आप समझिए इस पॉइंट को, दोनों इमेजेस से। आपको ये सारी इमेजेस खुद से ड्रॉ करनी है, खुद से समझनी है, जिससे कि आप फ्यूचर में इनको इजीली कहीं पर ड्रॉ करके दिखाना हो दिखा सके, कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जैसे मैं यहाँ थर्ड नेबर डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, थर्ड नेबर का नंबर। ठीक है, यहाँ सेकंड नेबर के बाद थर्ड नेबर मैंने होमवर्क दे दिया। तो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम रेफरेंस एटम, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस एटम से उसका डिस्टेंस बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। Atomic packing fraction is equal to n effective multiplied by 4/3 pi r cube divided by a cube. N effective is number of atoms per unit cell, 4 atoms per unit cell, and their volume 4/3 pi. अब आपने देखा था 2r is equal to √2a/2 लिखा था हमने, तो r क्या हो जाएगा, √2a/4, और r की वैल्यू √2a/4 रखा, होल क्यूब किया, नीचे a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा वैल्यू एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का √2π/6, जिसको हम लोग 0.74 भी बोलते हैं डेसिमल में। एंड दिस इज द हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन पॉसिबल फॉर ए 3-डायमेंशनल यूनिट सेल। ये 3-डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है, मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन है। इसकी वैल्यू होती है, जैसे आप लिख रहे हो ना √2π/6, तो आप अगर इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, π/3√2 इसको कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन एक्सेट्रा जो भी वैल्यूज है नोट कर लीजिए। यस, नोट करके बताएं आप लोग। थर्ड नेबर की डिस्टेंस √2a आएगी ना? नहीं, 5/2 √5/2 a, नहीं, √3/2 है, √3/2 है। 2 के साथ रूट है। यस सर। जो अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं √3/2, तो क्या वो ये √3/2 बोल रहे हैं या ये वाला कौन सा बोल रहे हैं? 2r is equal to √3a/2. yes sir, √3/2 a. रूट में है 3/2. अरे रूट में 3 और 2 दोनों है ना स्क्वायर रूट के अंदर। सेकंड वाला yes sir, सेकंड वाला है सर। ये वाला सर दोनों रूट में। हाँ सर, हाँ सर। यस, ओके। और नंबर 24. Okay. Yes. So there are 24 hard neighbors, and their distances from from reference atom is √3/√2 times a. √3 in numerator, √2 in denominator, and then a multiplied by a. Okay. So here packing fraction is π/3√2, which is equal to 0.74. तो होमवर्क, चलो होमवर्क मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप इमेजेस बार बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर करके देखेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम, और उससे आपको ये नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर, एटलीस्ट थर्ड नेबर तक आपको कैलकुलेट करना है। मैंने नेबर्स का, थर्ड नेबर का पॉइंट होमवर्क दिया, बट लिख देता हूं, तो आ गया है आंसर 24 थर्ड नेबर्स, है ना, यही बोला 24 थर्ड नेबर्स at distance
एट डिस्टेंस व्हाट √3/√2। एक्चुअली √3/√2 बोलना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि 2 के साथ स्क्वायर रूट है या नहीं है। √3/√2 टाइम्स a। ओके, √3/√2 टाइम्स a। तो पैकिंग फ्रैक्शन 74% होगा। आपको 5/3√2 पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 0.74। आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की वैल्यूज याद होंगी। 3 डायमेंशन का हालांकि मैंने यहीं पर लिखा है, 2 डायमेंशन वाला पहले आपने याद किया हुआ है, कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल या परसों हम लोगों ने, है ना। मैं दोनों को अभी चेक करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर तक हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। एंड नाउ वी हैव टाइप ऑफ पैकिंग। Which type of packing is this? And this is closed pack. Closed pack का मतलब है 74% पैकिंग। हाईएस्ट पैकिंग 3 डायमेंशन में 74% होता है, उसको क्लोज पैक बोलते हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक नाम है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक में सबसे ज्यादा पैकिंग क्लोज पैकिंग एफसीसी का होता है, इसलिए। तो अभी हमारे पास लार्जेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन, मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन आता है 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में जब हेक्सागोनल लेते हैं तो कितना आता है वैल्यू? 5/2√3, 5/2√3। और 3 डायमेंशन में लेते हैं एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक, और पैकिंग फ्रैक्शन आता है 5/3√2, 0.74, 0.906 जो 2D में था। वैल्यूज देखिए, थोड़ा सा अंतर है। जो स्क्वायर रूट में है वो है 3 2D में, जो बाहर है वो 2 है। जो यहाँ का 2 है वही यहाँ 3 बन गया। तो यहाँ का 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, निकल, ये सब स्ट्रक्चर्स क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में आते हैं। NaCl भी, जिंक सल्फाइड भी, सबका स्ट्रक्चर क्लोज पैक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और ये पैकिंग फ्रैक्शन 2D वाला हमने पहले जस्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, और 3D वाला आज एफसीसी में डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पॉइंट्स। इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहेंगे। सर यस, बताएं। सर, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी, उनमें जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पहले 1 था, फिर 2 और फिर 4, लेकिन जो पैकिंग फ्रैक्शन है तो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। पहले 1, 2, 4, लेकिन यहाँ 1, 2, 4 तो क्या रेशियो जरूरी है भाई? हो 52 है, 68 है, 74 है, तो क्या ये 52 का 2 गुना हो जाए 104, या 4 गुना बढ़ा दें? इसलिए कि आर और ए में जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है, सेम रेशियो नहीं है। सेम रेशियो में आर और ए का वैल्यू हमेशा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये सेम रेशियो में 1:4 आ रहा है तो 52, फिर 52 के बाद दूसरा डबल हो जाएगा 104 और तीसरा हो जाएगा 208। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर 1 to 4 में एटम्स बढ़ा है तो एक 52% पैकिंग हो जाए, दूसरे की पैकिंग 104% हो जाए, तीसरे की 208? क्या ऐसा इतना हाईएस्ट पैकिंग हो सकता है? 100% के अंदर 104% भर सकता है क्या? या 200% तो नहीं भर सकता ना उसके अंदर। कि पता चला पानी में 1 लीटर पानी आ रहा था, बोतल के पानी का बोतल खरीदा, 1 लीटर पानी की जगह उसके अंदर से 2 लीटर पानी निकला, तो कहोगे कि भाई 1 लीटर की बोतल में हम 2 लीटर पानी लेके चलते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिजिकली तो नहीं पॉसिबल है ना। तो पैकिंग भी 52% पैकिंग का मतलब 0.52, 1 में 0.52, 100 में 52। तो हम लोग 100 का लेकर चलते हैं और कैलकुलेशन जैसा होगा जिस स्ट्रक्चर का वैसा कर रहे हैं हम लोग। कहीं कोई इसमें इशू नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि these are different types of structures, there is no relation between these structures।
हाँ ये बात जरूर कह सकते हो कि हाँ एक में फेस डायगोनल के अलॉन्ग, एक में बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, एक में कॉर्नर्स के है, तो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड। बट नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ने से पैकिंग फ्रैक्शन सेम रेशियो में बढ़ेगा ये नेसेसरी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन बताएं इसका। जैम 2008 और एफसीसी लैटिस के लिए सेकेंड नेबर डिस्टेंस, देखिए सेकेंड नेबर तक पूछा गया है जैम के एग्जाम में, ये ध्यान रखना, इसलिए थर्ड नेबर तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर फर्दर पूछे तो थर्ड नेबर तक तो पूछेगा ही, अदरवाइज तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले की लिमिट नहीं है। क्या होता है सेकेंड नेबर डिस्टेंस? अभी एफसीसी में पढ़ा। सेकेंड नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर A by root 2. A by root 2, yes. So we have this ratio under root 2. ये क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर में चैप्टर 1 में क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट एक जेएनयू का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर का पूरा स्टोरी जो हम लोग एफसीसी में करते हैं या जिस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है ये पूरा दिया। कंसीडर ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स। स्फीयर मतलब एटम्स, स्फीयर्स का मतलब एटम से लगाएंगे। इन एफसीसी स्ट्रक्चर इन विच the centers of the respective spheres are located at each of the 8 corners and center of 6 surfaces of a unit cube. Unit cube के 8 corners पर एक स्फीयर लोकेटेड है और स्पेस सेंटर्स पर 6 सरफेसेस है, सभी स्पेस सेंटर्स पर सेंटर्स ऑफ द स्पेसेस सब जो है आपके उस पर स्फीयर रखा हुआ है। सेंटर्स ऑफ द 6 सरफेसेस। अब फ्रैक्शन ऑफ ईच यूनिट क्यूब सेल क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन में? 0.74. 0.74, यस। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस एफसीसी का पॉइंट लिख दिया पूरा डिटेल में और उसके बाद उसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया। क्लियर? उसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया। अब मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट दिया है, टेबल बना के कंपैरेटिव डिस्कशन किया है। आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। और मैंने इसमें डिस्कशन में ये दिया है कि पोजीशन ऑफ एटम्स, पैकिंग फ्रैक्शन, नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर, इसको याद रखने के लिए आप किस तरह से लोकेटेड पॉइंट्स को करोगे और किस तरह से पॉइंट्स को टेबल में। पोजीशन ऑफ एटम्स का लैटिस पॉइंट्स सिंपल क्यूबिक में एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। 8 कॉर्नर्स, क्यूब होगा तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होंगे, तो क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर एटम्स अवेलेबल होंगे या लैटिस पॉइंट्स अवेलेबल। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स एंड कॉर्नर्स लैटिस पॉइंट्स रखेंगे या एटम्स रखेंगे, तो ही बात हो सकती है, या तो एटम्स ऑक्युपाई करेंगे या लैटिस पॉइंट्स, है ना। तो लैटिस पॉइंट्स ऑक्युपाई करेंगे 8 कॉर्नर्स पर, तो वो सिंपल क्यूबिक है। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर भी ऑक्युपाई करेंगे तो वो बॉडी सेंटर क्यूबिक है। एंड कॉर्नर के साथ फेस सेंटर्स को भी ऑक्युपाई करेंगे। कॉर्नर्स मतलब 8 कॉर्नर, फेसेस मतलब 6 फेसेस का सेंटर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तीनों में एबीसी इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ? ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूबिक में 1 एटम पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर में 2 एटम्स पर यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक में 4 एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उसको यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करके दिखाया। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पूछा था नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी बोल सकते हो आप इसको। So there is 1 atom per A cube volume in simple cubic unit. So simple cubic में A cube volume में 1 atom. There is 2 atoms per unit A cube volume. Per unit cell 2 atoms है तो वो BCC हो गया, तो 2 by A cube 2 atoms है। ये जैम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ये ध्यान रखना, जैम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What is the number of atoms per unit volume of BCC structure? देखना 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है,
सॉरी 21 में आईटीजेम में 2/a क्यूब। फिर 4 एटम्स पर a क्यूब वॉल्यूम एफसीसी हो जाएगा। a क्यूब में 4 एटम्स हैं। r की वैल्यू है a/2, r की वैल्यू है √3a/4, r की वैल्यू है √2a/4। नियरेस्ट नेबर का नंबर 6 है सिंपल क्यूबिक में, 8 है बॉडी सेंटर में, 12 है फेस सेंटर क्यूबिक में। Nearest neighbor distance is a for simple cubic, is √3a/2 for body center cubic, and a/√2 or √2a/2 for face center cubic. तो nearest neighbor distance, nearest neighbors का नंबर, r और a का रिलेशन, ये सारा कुछ यहाँ पर नोट किया है। आप एक बार देख लीजिए, इस टेबल को आप लोग खुद से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और इस पर लिखे हुए सारे पॉइंट्स को खुद से एक बार समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लें प्लीज और बताएं अगर कहीं डाउट है तो। 6, 8, 12, 1, 2, 4, a क्यूब a क्यूब a क्यूब, 1/a क्यूब, 2/a क्यूब, 4/a क्यूब, a/2 √3a/4 √3a/4। इस तरह से वैल्यूज थोड़ा रिलेट करके याद करने पड़ेंगे। कंपैरेटिव में थोड़ा बेटर रहता है समझना, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सी क्वांटिटी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। जैसे a क्यूब है, तीनों में कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल जो चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से फ्रैक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, नियरेस्ट नेबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका बहुत यूज होगा। यस स्टूडेंट्स, नोट कर लिया हो तो बताएं। सिंपल क्यूबिक का डिस्टेंस है √2a, नंबर है 12। बॉडी सेंटर और फेस सेंटर में नियरेस्ट सेकंड नेबर जो है, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर में सेकंड नेबर वही है जो सिंपल क्यूबिक का सेकंड नेबर था। 6 नंबर है, डिस्टेंस है a। a डिस्टेंस पर 6 सेकंड नेबर्स अवेलेबल हैं बॉडी सेंटर फेस सेंटर दोनों में। ओके, एंड देयर आर थर्ड नेबर्स। थर्ड नेबर इन सिंपल क्यूबिक 8 √3a, 8 थर्ड नेबर्स हैं √3a डिस्टेंस अलॉन्ग बॉडी डायगोनल। आप गए और 8 यूनिट सेल्स मिलेंगे, 8 को बॉडी डायगोनल पर, एक कॉर्नर के लिए दूसरा कॉर्नर थर्ड नेबर हो जाएगा। 12 आ रहा है बीसीसी में √2a डिस्टेंस पर, वही नेबर है जो कि थर्ड सेकंड नेबर कह सकते हो सिंपल क्यूबिक का। बीसीसी में जो थर्ड नेबर है वो सिंपल क्यूबिक का सेकंड नेबर था। बीसीसी में जो थर्ड नेबर है वो सिंपल क्यूबिक का कौन सा नेबर है? सेकंड नेबर। सेकंड। उसके बाद फिर हमने एफसीसी पढ़ा। एफसीसी में 24 थर्ड नेबर, डिस्टेंस थी √3/√2 टाइम्स 8, इसलिए मैंने यहाँ √3 स्क्वायर रूट के साथ 3/2 लिख दिया है। 3/2 वो भी ब्रेकेट में, जिससे कि ये ना समझ में आए कि 3 स्क्वायर रूट में है, 2 बाहर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स 8। ओके, इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 5/6 √3π/8 √2π/6, 0.52 0.68 0.74। लूज पैक, लूज पैक, लूज पैक, पोलोनियम सीजियम क्लोराइड, सोडियम लिथियम क्रोमियम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिख लिया हमने इसके डिस्कशन के लिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछ भी लेंगे आप लोग। यस, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको। जो डाउट लगे पूछ लीजिएगा। यस, यस सर। नोट कर लिया।
यस सर। और सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फेस सेंटर का कंपैरेटिव टेबल है। कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट थर्ड नेबर तक हम सारे स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक डेंसिटी का। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी के लिए मास और वॉल्यूम। क्रिस्टल मान लो आपके पास एक बड़ा सा क्रिस्टल दिया है, बड़ा सा पत्थर जैसा क्रिस्टल दिया हुआ है। पत्थर का एरिया वॉल्यूम निकालो, पत्थर का आप वॉल्यूम के साथ उसका वेट करके ले लो, तो मास अपॉन वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द क्रिस्टल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। अब आपको ये पता है कि वॉल्यूम और मास ये भले ही लेंथ के साथ बढ़ते हो, साइज के साथ बढ़ते हो, वेट के साथ मास भी बढ़ेगा। सॉरी, वेट के साथ कह रहा हूं, अगर वेट बढ़ा है तो ऑफकोर्स साइज भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर देखें तो मास ऑफ क्रिस्टल एंड वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल का रेशियो डेंसिटी जरूर, बट डेंसिटी क्योंकि इंटेंसिव वेरिएबल है। इंटेंसिव वेरिएबल समझते होंगे, इंटेंसिव कौन से वेरिएबल्स इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं? जो मास पे डिपेंड ना करे। लेकिन यहाँ तो मास पर डिपेंड कर रहा है। सर जो साइज पे टाइप पर डिपेंड ना करे। ये भी तो साइज पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल पर। सर जो मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। ये भी तो अमाउंट ऑफ मास क्या है? मास अमाउंट नहीं है, मोल में नहीं निकालते हो मास को। नहीं मतलब सर जैसे अगर सर साइज पे डिपेंड ना करे, मतलब कि साइज वेरी भी करे तो डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। पॉइंट वेरी ना करे सर। डेंसिटी वेरी सच में नहीं करता है। अगर आप पानी ले लेते हो, पानी अगर छोटे से बॉटल में रखो या बड़े से बॉटल में रखो, 5 लीटर रखोगे 10 लीटर, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, डेंसिटी विल बी फिक्स्ड। पॉइंट टू पॉइंट वेरी ना करे सर। इंटेंसिव लिखा है, इंटेंसिव, उसको आप ये करो। सर आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। बात साफ नहीं आ रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ क्रिस्टल और वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, जब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल का मास, सपोज पहले एक क्रिस्टल लिया आपने 1 kg का, दूसरा क्रिस्टल मान लो 2 kg का ले लिया, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा? नो। अरे यार प्लीज, नो 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 नो। 1 kg क्या हुआ? एनीवे आई डोंट 1 कम kg देयर। सर आई थिंक इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशियो होते हैं। But sometimes you have to allow for na sir. Either they do not depend on mass or volume, or they depend on both but with ratio. Anyway, I don't go there. I will read here. Even wish to be there or not. दूसरी क्लास चल रही है क्या कोई? सर वो धारानी के आर का माइक ऑन है। हाँ देख लिया, सर बंद कर दिया उसका। एक्चुअली मैं ये बात कर रहा हूँ कि या तो डेंसिटी, सपोज डेंसिटी जैसे बात कर रहे हैं, डेंसिटी डिपेंड तो दोनों पर कर रहा है, मास पर भी वॉल्यूम पर भी, और दोनों ही साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। साइज बढ़ेगा मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। बात क्लियर है? साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड दोनों का सेम रेशियो में इंक्रीज होना पॉसिबल है। ऐसा है कि नहीं है, ये बताओ। अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी क्रिस्टल ले लिया, उसका साइज पहले 5 मीटर था, मान लो 10 मीटर ले लिया, तो उसका वेट भी तो दोगुना हो जाएगा ना? यस सर। और वॉल्यूम भी दोगुना हो जाएगा। भैया आपने मान लो एक पेंसिल ले ली, दूसरी पेंसिल इसके साथ जोड़ दिया, तो पेंसिल पहले मान लो कि 5 सेंटीमीटर की थी, दूसरी वाली पेंसिल भी 5 सेंटीमीटर की थी। अब क्योंकि दो लेंथ जुड़ गई और दोनों सर्कुलर सिलिंड्रिकल है, तो वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा ना? या मान लो इसका V1 है, इसका भी V1 है, तो V1 प्लस V1 2V1 हो जाएगा।
और वेट क्या हो जाएगा, मान लो वेट इसका था m1 इक्वल टू 5 ग्राम था, दूसरे का m2 भी 5 ग्राम है, तो मास भी तो उसी रेशियो में बढ़ा जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ा। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास जिस रेशियो में बढ़ता है वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिव वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डू नॉट डिपेंड ऑन साइज। पहले तो ये कह सकते हो कि डेंसिटी भी इंटेंसिव वेरिएबल है, बट ये साइज पर डिपेंड कर रही है। तो साइज के डिपेंडेंसी के साथ इसमें मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि दोनों साइज बढ़ने पर एक रेशियो में बढ़ता है, एक साथ बढ़ता है। इसीलिए हमें इसको इंटेंसिव वेरिएबल बोलना पड़ता है। क्लियर? देखिए ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास कांस्टेंट रह जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। और इसलिए ये साइज डिपेंडेंट होकर भी नहीं है, साइज के साथ डिपेंडेंसी भले ही आ रही है, बट ये एक्चुअली साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वॉल्यूम एंड इट इन्वॉल्व्स देयर रेशियो इंक्रीजेज इन सेम अमाउंट। अगर मान लो 1:1 रेशियो था पहले, 1:1, फिर 2:2 हो गया, फिर 3:3 हो गया, 4:4 हो गया। पहले 1 किलोग्राम था 1 मीटर क्यूब, 2 किलोग्राम हो गया 2 मीटर क्यूब, 3 किलोग्राम हो गया 3 मीटर क्यूब, 4 किलोग्राम हो गया 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो रेशियो तो वही रह गया ना आपका, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे दोनों में इंक्रीमेंट हुआ, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। ये डेंसिटी के साथ स्पेशल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज और किसी प्रॉपर्टी में इस तरह की बात नहीं आती। इसमें साइज भी दिख रहा है, मास भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं दिस इज इंटेंसिव बिकॉज सेम रेशियो में मास और वॉल्यूम का इंक्रीज होना यहाँ पर हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है। अब अगर मान लो आपके पास एक टंकी है, टंकी आपने देखी होगी घर पर लगी रहती, प्लास्टिक की, काले काले कलर की, व्हाइट कलर की। अगर उस टंकी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसके अंदर कितना पानी आएगा लगभग? कोई सोच के बताओ। 1 मीटर क्यूब पानी है, 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो कितना पानी आएगा लीटर में? किलोग्राम में बताना है। 1000 लीटर सर 1000 kg। यस 1000 kg, 1000 किलोग्राम पानी लगभग आएगा। अब मैं बोलता हूं कि नहीं, वो टंकी बड़ी लगा दिया, 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, तो कितना पानी आएगा? 2000 किलोग्राम। 2000 आएगा इस बार। 2000, यस, बिकॉज रेशियो इंक्रीज करेगा सेम वैल्यू से, इसीलिए रेशियो चेंज होकर भी नहीं चेंज हुआ, ये कह सकते हो। जैसे यहाँ 1:1 रेशियो लिखा है, 2:2 रेशियो लिखा है, बढ़ा तो सेम अमाउंट से, बट वो बढ़ के भी नहीं बढ़ा है, ऐसा कह सकते हो। बढ़ करके भी नहीं बढ़ा बिकॉज वैल्यू तो बाद में 1/1 ही आ जाएगी ना, 1/1 ही आ जाएगी, 1/1 ही। इसलिए आप कह सकते हो कि डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड mass increases, volume increases, mass decreases, volume decreases, means their ratio is always remaining constant. Mass upon volume ratio हमेशा constant maintain रहेगा। Clear? Mass upon volume ratio हमेशा constant बना रहेगा, maintain रहेगा, और इसीलिए solids की density हमेशा constant रहेगी। तो आप mass of the crystal लो या volume of crystal लो, आप crystal के लिए तो बहुत limitations हैं। crystal मान लो ऐसा shape में है कि volume निकालना मुश्किल नहीं, बहुत नामुमकिन जैसा हो गया। मुश्किल तो चलो ठीक है, थोड़ा समझ में आता है कि अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लें, लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर शेप्स होंगे तो आप कैसे उसका वॉल्यूम निकालोगे? मास तो चलो वेट कर लिया, निकाल लिया, वेइंग मशीन अच्छी वाली ले ली, केमिकल वेइंग मशीन, उससे आपको बहुत अच्छे, उससे ऑर्डर पे अच्छा बेटर रिजल्ट मिल जाएगा मास का। बट हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम? वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो कई बार डिफिकल्टी आ जाती है कि वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इरेगुलर शेप है, शेप इरेगुलर है, अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं बात कर रहा हूं मैं, इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलरिटी वहां नहीं है। जैसे आप मान लो कोई फिटकरी का पीस ले लिया, फिटकरी देखा होगा आपने, फिटकरी का पीस कभी भी एकदम ट्यूब के शेप में नहीं मिलता, मिलता है आपको? सड़क किनारे कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर फेंका हो, वो एक्चुअली आप उठा के ले आओगे तो वो एग्जैक्टली वॉल्यूम कैसे निकालें ये थोड़ा मुश्किल होगी। तो ऐसे केसेस में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प लेनी चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पानी में डाल देना है उसको, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही उसका
कैलकुलेशन आप वेट वगैरह लेके कर सकते हो। आप पानी भरे हुए बीकर में आप उस पत्थर को डाल दीजिए, जितना पानी बाहर फेंकेगा उतना ही उसका डेंसिटी से रिलेशन करके आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, डेंसिटी से रिलेट करके। तो आपको यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ इरेगुलर शेप की बात, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प कर सकता है। बट मान लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमें नहीं करने का मन, हम किसी ने बता दिया कि हाँ उसके अंदर एक यूनिट सेल्स होते हैं और यूनिट सेल के पैरामीटर्स आपको अगर दे दिए जाए अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से मान लो आपको एबीसी मिल गया कि 5 एंगस्ट्रॉम है, क्यूबिक क्रिस्टल है। मान लो कोई क्रिस्टल है क्यूबिक और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा से आपको लैटिस पैरामीटर पता चल गया, ठीक है, मान लो लैटिस पैरामीटर पता चल गया कि उसके अंदर एबीसी डिस्टेंसेस हैं, यूनिट सेल के साइड्स एबीसी है और तीनों इक्वल है 5 एंगस्ट्रॉम। तो अब क्रिस्टल के मास के प्लेस पर आप यूनिट सेल का मास यूज कर सकते हैं। मतलब जो क्रिस्टल के लिए, बड़े से क्रिस्टल के लिए प्रॉपर्टी देख रहे थे वो छोटे से यूनिट सेल के लिए देखना पड़ेगा। पूरे क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वही डेंसिटी यूनिट सेल का होगा। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, तो यूनिट सेल का मास लीजिए, यूनिट सेल का वॉल्यूम लीजिए। मास ऑफ यूनिट सेल विल बी मास ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल का मास उसके अंदर एटम्स जो एग्जिस्ट करेंगे उन्हीं के मास के बराबर होगा। तो मान लो एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम है या 2 है या 4 है, जैसे अभी एन इफेक्टिव लिख रहे थे। सिंपल क्यूबिक में एन इफेक्टिव कितना था 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4। तो एन इफेक्टिव इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। स्मॉल एम क्या है, एम इज मास ऑफ ईच एटम इन किलोग्राम। मान लो किलोग्राम में एक एटम का मास है स्मॉल एम। नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, ए क्यूब। तो एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम, मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, एंड दिस ए क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको नोट कीजिए, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब है, उसके अंदर मान लो एन एटम्स है, एन इफेक्टिव एटम्स है। एक एक एटम का मास स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम को एन इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की डेंसिटी, बड़े से क्रिस्टल की डेंसिटी ना निकाल के छोटे से यूनिट सेल के अंदर ये डेंसिटी निकाला, और क्योंकि ये इंटेंसिव वेरिएबल है तो दोनों ही रेशियो मास ऑफ क्रिस्टल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। रेशियो तो सेम होगा ना दोनों का, चाहे यूनिट सेल का कैलकुलेशन करो या फिर पूरे क्रिस्टल। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ नीचे तक, इस पॉइंट तक देखिए। यस सर। यस सर, डन। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इज मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम है ये। अच्छा, आप मोलर मास डिफाइन करो। मोलर मास क्या है, ग्राम में मोलर मास 6.023 × 10⁻23 एटम। यस, ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स अगर हैं, उसका टोटल मास क्या होगा, मोलर मास। तो वन मोलर मास, एक मोलर मास या एक मोल मास क्या होता है, एक मोल मास में कितने एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। एक एटम का मास कैसे निकलेगा, कैपिटल एम बाई एन ए, ये तो होगा ना। मान लो एन ए एटम है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स है, तो मास है कैपिटल एम। वन एटम का मास स्मॉल एम है, वन एटम का मास स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। देखिए ये करेक्ट है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय एन ए। यस सर। So we have to put this value small m is equal to capital M by Na। मोलर मास को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो एक एटम का मास मिलेगा। मोलर मास कैपिटल M को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, एक एटम का मास। तो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, इफ कैपिटल M is the molar mass of cubic crystal and mass of one atom small m है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M by Na। इसको पुट कर दिया, ये फार्मूला हो जाएगा एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम मोलर मास इन ग्राम Na अपॉन एन इफेक्टिव इज
is 1 for simple cubic crystal, 2 for body center cubic crystal, 4 for face center cubic crystal. ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलता है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए ही वॉल्यूम लिखा है ए क्यूब, किसी और क्रिस्टल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चेंज हो जाएगा। क्लियर? किसी और क्रिस्टल के केस में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला मोनोटॉनिक बेसिस के लिए ना? यस, और मोनोटॉनिक बेसिस। इसमें एक यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट पर एक एटम हो। ये नोट कीजिए। सर अगर NaCl है तो एक लैटिस पॉइंट पे Na और Cl दोनों होंगे? एक लैटिस पॉइंट पर दोनों होंगे, 2 एटम्स का बेसिस होगा। ईच लैटिस पॉइंट विल हैव 2 एटम बेसिस। देन एम दोनों के मास से रिप्लेस जाएगा उनके मल्टीप्लिकेशन से। उसमें कैपिटल एम हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, वहां वो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट हो जाएगा, और उसमें एन इफेक्टिव की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, नंबर ऑफ एटम्स नहीं होगा। फिर अगर कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट रहेगी ना, बट हाँ हो ही जाएगा, वो आएगा, उसका टॉपिक आएगा, अभी चिंता मत करिए, उसके लिए परेशान मत होइए, उस पर क्वेश्चंस भी हैं। NaCl जब आएगा डायटोमिक, तो डायटोमिक की बात तब कर लेंगे हम लोग। अभी आप जस्ट इतना ही देखिए, आप नोट कीजिए इसको। Done. Now we have this question from TFR 2012. ऑप्शन A, B, C, D, E तक है, सोल्यूशन करना है। TFR 2012 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग। लिखा हुआ है मेटालिक कॉपर इज नोन टू फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल। ये पता है कि मेटालिक कॉपर कोई क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। क्लियर? फिर कह रहा लैटिस कांस्टेंट जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से मेजर किया गया स्टडी करके, वो वैल्यू आ गई ए आ गया 0.36। अब क्यूबिक क्रिस्टल है तो आपको ये पता है कि वॉल्यूम ए क्यूब ही होता है यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब। इतना तो अंडरस्टूड है ना कि क्यूबिक में यही वॉल्यूम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन पता है किसी को? हाँ सर, मटेरियल की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, मटेरियल तो यहाँ कॉपर है, डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रेशियो क्या है 8.96। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर 1000 kg per meter। डेंसिटी ऑफ कॉपर will be equal to now 8.96। अब अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो भी ठीक है, मैं लिख सकता हूं इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू है डेंसिटी की, वो भी वाटर के लिए। वाटर की डेंसिटी को यहाँ डिनोमिनेटर से ले जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में। क्लियर? डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब डेंसिटी ऑफ कॉपर भी मिल गया, जिसको वैल्यू रो लिख रहे हैं हम लोग, एंड सिंस रो इज इक्वल टू नोन पैरामीटर्स अननोन पैरामीटर सब कुछ देना पड़ेगा, एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रो Na
ए क्यू। क्या निकालने इससे? रो नहीं रहेगी। क्या निकलेगा इससे? यस, एन इफेक्टिव। एन इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी रो टाइम्स एन ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, देखते हैं क्या आता है। एक ध्यान रखना कि यहाँ पर एन इफेक्टिव की वैल्यू, क्यूबिक क्रिस्टल है तो 1 2 4, सिंपल क्यूबिक होगा तो 1, बॉडी सेंटर होगा तो 2, फेस सेंटर होगा तो 4 हो जाएगी। सो एन इफेक्टिव की वैल्यू रो मतलब 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब ए इज 0.36। सेंटीमीटर में वैल्यू बताओ नैनोमीटर से बदल कर, 10⁻, कितना? -7 क्यूब अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम इज 63.5। चलो इसको कैलकुलेट कर लो। ये क्वेश्चन TFR में भी तो आया ही था, MA वहाब की बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था बहुत पहले से। 3.96। यस, 3.96 approximately 4. This is approximately 4 and 4 holds for इसके लिए होल्ड होता है FCC। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या इनसफिशिएंट डेटा अवेलेबल है? नो, इनसफिशिएंट डेटा तो नहीं है, और क्रिस्टल भी हमें आसानी से मिल गया, पता चल गया कि कौन सा क्रिस्टल है। तो यू कैन से दैट ऑप्शन इज ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन डी पर ध्यान जाता है, ये ऑप्शन डी तो नहीं है, तो इनसफिशिएंट डेटा तो नहीं मिला हमें तो डेंसिटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन भी मालूम है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। अदरवाइज कई बार होता है कि ग्रेविटी नहीं पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताएं आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये हो गया तो TFR 2012 का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन JNU 2015 क्वेश्चन मैं सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये हो गया तो TFR 2012 का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन JNU 2015 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप एक बार खुद से पढ़े, आंसर बताएं। हालांकि सोल्यूशन आपको मालूम है क्या आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो ऑलरेडी, वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है अगेन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द डेंसिटी ऑफ कॉपर व्हिच हैज अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन दैट मोलर मास लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबिक सेल। ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ? कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करके, बट आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0.36 नैनोमीटर। ये पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पूछा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन इजी लगता है हमारे लिए। 2012 का TFR क्वेश्चन JNU 2015 में मैचिंग स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट्स आर मैचिंग, इसको इजीली ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने में। Okay, so next is this question number 1 from just exam। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, स्टेटमेंट from at least कह रहा है एक मेटल है, वो स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन होता है उसके अंदर। स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन कैसे होता है? जैसे मान लो घर में आपने कहीं किताबें रखी हुई हैं और उस कमरे में ही किताब को रखते हुए कहीं से कहीं पर प्लेस कर देते हो, मान लो कॉर्नर पर रखा हुआ है, मान लो आपने फेस सेंटर पर रख दिया, तो इस तरह के इंटरनल ट्रांजिशंस होते हैं। क्रिस्टल बाहर से देखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर इंटरनली हीट करने पर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कूलिंग हीटिंग करने पर एटम्स के अंदर मूवमेंट होगा। एटम्स का मूवमेंट उसके स्ट्रक्चर को, उसके अरेंजमेंट को चेंज कर सकता है। बात समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन। पहले मान लो उसका फेज
क्यूबिक था, बाद में टेट्रागोनल हो गया, या फेस सेंटर क्यूबिक है, वो सिंपल क्यूबिक हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक कोई स्ट्रक्चर था और फेस ट्रांजिशन की वजह से वो सिंपल क्यूबिक हो गया। क्लियर? पहले फेस सेंटर क्यूबिक, बाद में सिंपल क्यूबिक। फिर कह रहे हैं इट इज ऑब्जर्व दैट दिस फेस ट्रांजिशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम। कह रहे वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल कब नहीं चेंज हो रहा है? जब एफसीसी में है तो भी वही वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल वही रहेगा जब वो बीसीसी। मतलब क्रिस्टल के अंदर वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्रिस्टल के वॉल्यूम की चेंजिंग नहीं हो रही है। वॉल्यूम पहले भी वही था, बाद में भी वही। ठीक है, तो क्रिस्टल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। लिखता है कि वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल विल बी सेम इन बोथ स्ट्रक्चर्स। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल एफसीसी और बीसीसी में एक ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मास ऑफ क्रिस्टल चेंज होगा? क्या एफसीसी में कुछ और मास रहेगा और बीसीसी में कुछ और? क्यों? डेंसिटी सेम तो सर वॉल्यूम भी सेम है तो मास भी सेम होगा। यस। कैसे पता डेंसिटी सेम है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि डेंसिटी सेम रहेगी? सर वॉल्यूम सेम है ना दोनों की। हाँ, तो डेंसिटी तो चेंज होगी बट मेटल तो वो का वही है, तो मास तो कौन सा चेंज होने वाला है? और सिर्फ उसने बाहर से तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ इंटरनली। तो यूनिट सेल के अंदर मास चेंज हुआ, यूनिट सेल के अंदर मास भी चेंज नहीं हो रहा, एनी चेंज होगा बस। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक बड़ी सी है, इसके अंदर पहले बड़े बड़े रूम थे, 4 लोग रह रहे थे। ठीक है, बाहर से वॉल्यूम उसका वही है, अंदर रूम 4 थे। फिर आपने कहा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, रूम उतने ही नहीं रह पाए, अब रूम का नंबर 4 से 8 कर दिया और 2 लोगों को रख दिया। पहले भी 16 थे, अभी भी 16 है। साइज ऑफ यूनिट सेल चेंज हुआ, पहले यूनिट सेल बड़े बड़े थे, अभी यूनिट सेल छोटे छोटे हो गए। या मान लो कि पहले 4 थे एक यूनिट सेल में एटम्स, अभी कितने एटम्स हो गए एक यूनिट सेल में? 2। एक। सिंपल क्यूबिक है ना, तो सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में एक ही एटम तो होगा। बात को समझने का ट्राई कीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल सेम है, बाहर से सेम है। अभी पहले 4 होते थे, अब एक एटम हो गया एक यूनिट सेल में। अब ये सिंपल क्यूबिक है ना, पहले भी एफसीसी था, एफसीसी में 4 एटम्स थे एक यूनिट सेल में। तो जितने वॉल्यूम में 4 यूनिट सेल्स थे एफसीसी वाले, उतने में ही तो 16 यूनिट सेल हो जाएंगे अब, क्योंकि एटम्स तो 16 है, नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है, और इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चेंज तो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने बीसीसी लिख दिया है क्या? इसीलिए 2 लिख रहा था, मुझे सिंपल क्यूबिक लिखना है यहाँ पे। ओके, गलती से मैंने बीसीसी लिख दिया, इसीलिए मैंने एक बार इमेज में 2 लिख दिया था, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक, पहले एफसीसी था, बाद में सिंपल क्यूबिक। बात समझ रहे हो मेरी? जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो एक बिल्डिंग है, उसमें 4 ही कमरे थे, और चारों कमरे में एक कमरे में 4 लोग रहते थे। फिर पार्टीशन डाल करके एक कमरे को 4 कमरों में बदल दिया गया, है ना? बात समझ रहे हो? और इस तरह से 16 यूनिट सेल हो गए। नंबर ऑफ यूनिट सेल बढ़ गया, नंबर ऑफ एटम्स तो वही रहेगा ना। क्रिस्टल के अंदर एटम्स का इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, एटम्स का फॉरेन एटम्स कहीं से उड़ करके नहीं आ रहा है, ना ही कोई एटम उड़ करके निकल जा रहा है। ये जस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अरेंजमेंट चेंज हुई है। पहले कॉर्नर पर एटम्स नहीं थे, पहले कॉर्नर के साथ थे, सेंटर पर भी थे, फिर बाद में ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जिसमें ओनली कॉर्नर पर एटम्स आ गए। तो मैं पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ एफसीसी क्रिस्टल और वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेम होगा?
यस सर। क्रिस्टल का मास चेंज नहीं हो रहा है, क्रिस्टल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर्स में डेंसिटी सेम रहेगी। और जब एफसीसी में डेंसिटी निकालेंगे तो एन इफेक्टिव आप एफसीसी करते हैं मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय ए एफसीसी क्यू, ये आप करते हैं एन इफेक्टिव एफसीसी का कैपिटल एम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एन ए एंड ए एफसीसी क्यू। दिस इज इक्वल टू एन इफेक्टिव, अब एफसीसी के बाद आ गया सिंपल क्यूब कैपिटल एम एन ए एंड ए सिंपल क्यूब, वैल्यू क्या आएगी ऊपर एफसीसी वाले में 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन ए एफसीसी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सिंपल क्यूब। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, अभी मैंने दिखाया था एक ही रूम में 4 रूम बन गए, मतलब वॉल्यूम का रेशियो 4 टाइम्स लार्ज है। एफसीसी वाला यूनिट सेल 4 टाइम्स लार्जर वॉल्यूम रखेगा ना। एफसीसी का वॉल्यूम है एएफसीसी क्यूब, सिंपल क्यूबिक वाले का वॉल्यूम है एएससी क्यूब, एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स लार्ज। 4 जैसे बोला था ना अभी कि एक रूम को 4 पार्ट्स में बांट दिया, पहले 4 एटम्स थे एक एक में पूरे यूनिट सेल में, अब क्या हो गया 1 1 1। तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल विल बी 4 टाइम्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जब ये रेशियो निकल जाएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में फर्दर देखना है। देयरफॉर ए एफसीसी अपॉन ए एससी कितना आएगा 4⁻1/3 है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर नियरेस्ट नेबर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या आता है नियरेस्ट नेबर का रेशियो, डी एफसीसी बाई डी एससी, डी एफसीसी बाई डी एससी, बताना कितना आएगा 1/√2। हाँ ए बाई ए एफसीसी बाई √2, एफसीसी का लैटिस पैरामीटर डिवाइडेड बाई √2 वो हो गया, और सिंपल क्यूबिक का वही रहेगा ए ही, डी इज इक्वल टू ए एफसीसी बाई ए एससी, दिस रेशियो मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, वैल्यू क्या है 4⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻⁻1/2। रेशियो देख लो कितना आता है इसका आंसर, 1.122। 1.122। यस, क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी चेक कीजिए, कहीं पर कोई पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा हो आपके लिए। सर मास ऑफ क्रिस्टल सेम है बट मास ऑफ यूनिट सेल चेंज है। यस, पहले 4 एटम्स थे, अभी 1 एटम हो गया, तो मास ऑफ यूनिट सेल तो चेंज होगा ही ना। एक यूनिट सेल में पहले 4 एटम्स थे, एफसीसी था, फिर उसमें एक एटम रह गया सिंपल क्यूबिक में, तो इससे तो आप कह सकते हो ना कि यूनिट सेल्स हैव डिफरेंट मासेस। ओके, और कुछ पूछना है इसमें क्वेश्चन में, हो गया। नाउ लेट अस मूव फर्स्ट फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं जाते हैं नेट, अगर जैम के एग्जाम्स की बात करें या गेट के एग्जाम्स की बात करें तो किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बीएचयू में आंसर बना देते हैं लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर, किसको इतना याद रखता है बताओ। लेकिन फिर भी हमने जो डिस्कस किया है उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ
कि एल्यूमिनियम FCC है, सोडियम हमारा क्या था, BCC, कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सीजियम क्लोराइड का लैटिस देखेंगे तो ये सिंपल क्यूबिक निकलेगा, और जिंक सल्फाइड का हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो जस्ट एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया हुआ है, ये BHU वालों ने क्रिस्टल का नाम ही पूछ लिया कि कौन सा FCC में है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर FCC होता है। जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे यूनिट सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें से 4 एलिमेंट्स का 4 मटेरियल का 4 मटेरियल्स कह सकते हैं। एल्यूमिनियम का FCC, जिंक का हेक्सागोनल क्लोज पैक, सोडियम का BCC और सीजियम क्लोराइड का सिंपल क्यूबिक। ठीक है, FCC पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद मत करने लगना कि ये क्वेश्चन आया तो मैं याद करने बैठ जाऊं। याद करने का मतलब है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लग लेगा, याद करोगे तो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये BHU में ऐसा करते थे, कभी एक आध बार 2 बार हुआ है। तो बताओ दोनों का C and D। C and D। चलो 11th में ऑप्शन C एंड 43 में ऑप्शन, एक में परसेंटेज में पूछा है, एक में डेसिमल में पूछा है। का वैल्यू बताना है, A = N कैपिटल M N O, पावर इज 1/3 1/3। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी चेक करो। बाई एलिमेंट ए और बी मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। ए है बी, ए कहाँ अवेलेबल है, ए आर एट द कॉर्नर्स। ए का जो पोजीशन है वो कॉर्नर्स है, बी कहाँ पर है, सेंटर्स। ए एट कॉर्नर्स और बी क्या है, एट सेंटर्स। एन इफेक्टिव कितना होगा ए का, 1 1 और बी का एन इफेक्टिव 4। बी क्यों नहीं, बी का 3 नंबर क्यों नहीं होगा बताओ। यस सर 3 होगा। तीन ही आइटम्स होंगे। दिस इज 3, दिस इज 1। तो कंपाउंड क्या होगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, AB3 फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज A B D। एक एटम को बी के 3 एटम्स के साथ कंपाउंड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे यूनिट सेल के अंदर ए और बी का रेशियो 1 to 3 है। एक का 3 दूसरे यूनिट सेल में कम पड़ जाएंगे, बी ज्यादा हो जाएगा, और फिर किसी में बी कम पड़ जाएगा, ए ज्यादा हो जाएगा। सेम रेशियो पूरे क्रिस्टल में मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये में रहेगी, और इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने की बात है। हेक्सागन में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करना है। एक का नाम है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और एक का नाम है क्लोज पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह का एक हेक्सागन बनाने का ट्राई कीजिए, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाने का ट्राई कीजिए। इसके लिए सबसे पहले 2 हेक्सागोनल लेयर्स बना लीजिए। दोनों हेक्सागोनल लेयर्स के रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स को ज्वाइन करा, बन जाएगा ये इमेज। यस सर। 2 हेक्सागोनल लेयर्स बनाइए, उनके रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ये बना रहा हूं मैं, ये बना लो एक हेक्सागन, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो। यहां सेंटर पर भी एटम्स लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक हेक्सागन बन जाएगा। हेक्सागन में कितने कॉर्नर्स हैं, देखो पूरे हेक्सागोनल यूनिट सेल 3 डायमेंशन में कितने कॉर्नर्स हैं, 12 yes there are 12 corners, yes. And how many face centers are available,
कितने फेस सेंटर्स हैं? 2 यस, देयर आर 2 फेस सेंटर्स, 12 कॉर्नर्स। इमेज बनाइए, इमेज बनाइए, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। मतलब इमेज बन गया। यूनिट सेल यस सर। 2 हेक्सागोनल लेयर्स के रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स ज्वाइन कर दीजिए, फेस सेंटर को फेस सेंटर से ज्वाइन भी कर देना। ये इस तरह का इमेज बन जाएगा एक। और कॉर्नर्स को, फेस सेंटर्स को लोकेट कर देना इसमें। So now in this unit cell of simple hexagonal structure, simple hexagonal structure के unit cell में क्या दिख रहा है आपको? How many atoms are occupied? There are 12 atoms occupied at corners. 12 corners. ठीक है? So in the unit cell of simple hexagonal lattice or structure, यहाँ लैटिस भी हो सकती है, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस भी बोल सकते हो, लैटिस पॉइंट होगा तब। और जब स्ट्रक्चर बोलोगे तो एटम्स होंगे उस लैटिस पॉइंट्स पर। ओके, तो देयर इज एटम्स और लैटिस पॉइंट्स अवेलेबल एट 12 कॉर्नर्स। वी हैव 2 हेक्सागोनल लेयर्स, दीज आर shown here, first layer, second layer, 2 hexagonal planes, and they are separated by distance c. C is the height of unit cell. C क्या है? C is the height of unit cell. In this hexagonal unit cell, we have A is equal to B, gamma is equal to 120, A is equal to B but not equal to C, alpha, beta, these 2 angles are 90 degree. Simple सा unit cell है। Unit cell में 2 hexagonal layer है, 12 corners हैं, 2 face centers. These are the position of occupied atoms, 12 corner atoms and 2 face centers. Okay? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता करना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पता करना होगा। आप लोग पहला पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कैलकुलेट करने चल रहा हूं। देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। हियर वी हैव 12 कॉर्नर्स। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/6। यस, कैसे हुआ ये पता चला? कॉर्नर पर 6 एटम्स है सर, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। कॉर्नर पर 6 नहीं है, वो 6 एटम्स 6 है नहीं। एक एटम एक्चुअली 6 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसलिए 1/6 कंट्रीब्यूशन है। Each corner atom is shared by 6 unit cell। 8 नहीं होंगे, क्यूबिक में 8 होते थे, 8 में शेयर होता था। यहाँ कितने में होगा? 6 यूनिट सेल्स में शेयर होगा, इसीलिए 1/6। जैसे मान लो एक स्फीयर लिया, उसको 2 पार्ट्स में बांट लिया है ना। एक स्फीयर है आपके पास, स्फेरिकल एटम, उसको 2 पार्ट्स में बांट लिया। कितने कितने पार्ट्स हो जाएंगे? तो हाफ हेमिस्फीयर है ना। तो मान लो ये 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर में 120 120 120 एंगल का आपको 3 पार्ट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। 120 120 120 है ना। अगर मान लो एक हेमिस्फीयर है, पूरे स्फीयर का आधा पहले हो गया वो, और उसके बाद इस हेमिस्फीयर में 120 120 120 के 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो 1/3 हो गया। वैल्यू क्या आएगी? 1/6। तो पूरा स्फीयर 6 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। कॉर्नर पर अवेलेबल जो एटम है, स्फेरिकल एटम, दैट विल बी शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। 6 यूनिट सेल्स दोज आर मीटिंग एट द कॉर्नर। इसी कॉर्नर पर मिलने वाले
6 यूनिट सेल्स में वो कॉर्नर एटम शेयर होगा। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने 2 हेमिस्फीयर काट दिया, मान लो एटम को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक है ऊपर का हाफ, लोअर हाफ। लोअर हाफ में अगर इस तरह से बाउल की तरह देखें तो ये जो सरफेस है ऊपर का फ्रंट सरफेस, इसमें 120 के 3 पार्ट्स बढ़ सकते हैं ना। तो इस हेमिस्फीयर का 1/3 मतलब पूरे स्फीयर का 1/6, हेमिस्फीयर का 1/3 टोटल स्फीयर का 1/6 पार्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर 12 कॉर्नर्स मिल रहे हैं। 12 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 12 into 1/6 प्लस 2 फेस सेंटर्स 2 into 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। टोटल 3 एटम्स पर यूनिट सेल। यहाँ पर 12 into 1/6, 2 into 1/2, so there is 3 atoms per unit cell, or you can say 3 lattice points per unit cell। नोट कर लीजिए, पूरे यूनिट सेल में 3 लैटिस पॉइंट्स हैं और एक एक लैटिस पॉइंट पर एक एक एटम रखोगे तो 3 एटम्स पर यूनिट सेल रखे जा सकते हैं। टोटल 3 एटम्स 3 लैटिस पॉइंट्स क्लियर पर यूनिट सेल। पूरे यूनिट ABC नॉट इक्वल, AB इक्वल C नॉट इक्वल लिखा है ना। नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो इसमें A और B इक्वल था, जैसे यहां पर दिखा रहे हैं A इक्वल B इक्वल, A और B इक्वल, बट C इज नॉट इक्वल। C इज द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। C जो है वो हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल है और C इक्वल नहीं है इसमें, है ना। सॉरी, B होगा ये। B इज इक्वल टू A, C इज नॉट इक्वल। अल्फा बीटा इक्वल है 90 के एंड गामा इज 120। मैं इसमें आपसे पूछता हूं कि क्या पैकिंग फ्रैक्शन A, B, C इक्वल लेने पर ज्यादा आएगी या A, B इक्वल एंड C नॉट इक्वल लेने पर? इसमें ज्यादा पैकिंग आएगा। इक्वल लेने पे तीनों इक्वल होते हैं। इक्वल लेने पर जो ये एटम होगा ना, जस्ट इसके ऊपर होगा, इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा। ये दोनों हेक्सागोनल लेयर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगी अगर C, V, A और B के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? ABC अगर इक्वल कर देंगे तो जो हेक्सागोनल लेयर्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अदरवाइज C हाइट पर ये दोनों हेक्सागोनल मिल रहे हैं, बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। अगर C वैल्यू ग्रेटर देन A होगी तब। ऑफ कोर्स A से ग्रेटर ही वैल्यू हो सकती है, A से स्मॉलर तो C कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या बताइए? क्या C की वैल्यू A से कम हो सकती है? नो सर, नो, बिकॉज एटम्स एक दूसरे से कांटेक्ट में हो सकते हैं, एक दूसरे को क्रश नहीं कर देंगे, तोड़ नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ABC एंड R। तो AB तो 2R के बराबर है, C इज नॉट इक्वल टू एंड C इज ऑलवेज ग्रेटर देन it। और मैक्सिमम पैकिंग वी विल हैव सिंपल हेक्सागोनल लैटिस में अगर मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए तो वी विल हैव ABC इक्वल, मतलब कॉर्नर ऑफ अपर लेयर एंड कॉर्नर ऑफ लोअर लेवल दे विल बी इन कांटेक्ट, देयर एटम्स विल बी इन कांटेक्ट। उनके एटम्स कांटेक्ट में है या कह सकते हो वो एटम्स कांटेक्ट में है कॉर्नर पर रखे हुए एटम्स। क्लियर? इसीलिए मैक्सिमम पैकिंग के लिए C और AB तीनों बराबर हो जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स बताइए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे अगर ABC जनरल कंडीशन AB इक्वल C नॉट इक्वल रखें तो? इसमें देख के बताइए कितने नियरेस्ट नेबर्स होंगे अगर AB इक्वल है C नॉट इक्वल है तो? 6। यस। तो अगर ये रेफरेंस ले लेता हूं फेस सेंटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कॉर्नर्स हैं नियरेस्ट नेबर्स। किसके लिए? फेस सेंटर पर अवेलेबल एटम 6 नियरेस्ट नेबर्स। ये कब होगा 6 नियरेस्ट नेबर? जब AB इक्वल हो C नॉट इक्वल। अगर मान लो ABC इक्वल कर दिया तो अब कितने नेबर्स होंगे? 7, नो, 8 होगा। 8 सॉरी सर। इस केस में ये 7वां आइटम यहाँ होगा, 8वां यहाँ कहीं होगा। नीचे भी तो एक हेक्सागोनल लेयर होगी ना? यस सर। तो दोनों हेक्सागोनल लेयर्स पे जो फेस सेंटर्स होंगे वो भी तो अब नियरेस्ट नेबर A डिस्टेंस पर हो जाएंगे बिकॉज ABC इक्वल हो गया। तो
तो 6 एटम्स होंगे नियरेस्ट नेबर जब आप बात करेंगे ए बी इक्वल सी नॉट इक्वल। जब आप ए बी सी तीनों इक्वल कर देंगे तब कितने नियरेस्ट नेबर है? 8 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नियरेस्ट नेबर का। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा इसको। नियरेस्ट नेबर्स नंबर इज 8 when A, B, C equal, number is 6 when A, B equal but not equal to C। ये पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना होगा। There are 6 nearest neighbors at distance A from reference atom। चौथा पॉइंट नोट कीजिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर नोट कीजिए। यस, नोट कर लिया। Yes, sir. Okay. So now we have this point also. For a special case, we have ABC equal and then there will be 8 nearest neighbor at distance A from reference atom। Atomic packing fraction के लिए APF atomic packing fraction and effective multiplied by volume of each atom divided by volume of whole unit cell। तो ऊपर हमने लिखा है 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स and effective volume of each atom is 4/3 pi r cube and then volume of unit cell। यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकालो। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है? 6 टाइम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, 6 into एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस यू आर गेटिंग वॉल्यूम। एरिया इनटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद ए और सी क्योंकि रिलेटेड नहीं है, अगर ए बी सी इस तरह का कंडीशन ले रहा है तो हमें ए और सी में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है एंड सो वी आर गेटिंग π/3√3 मल्टीप्लाइड बाय a by c। π/3√3 टाइम्स a by c। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है। चेक कीजिए इसको एक बार स्टूडेंट्स, चेक कीजिए प्लीज। पैकिंग फ्रैक्शन इज π/3√3 टाइम्स a by c। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन a इज नॉट इक्वल टू c बट इक्वल टू बी। ए बी इक्वल है बट सी नॉट इक्वल, है ना। चेक कीजिए इसको पैकिंग फ्रैक्शन। जिसमें कोई पॉइंट है तो पॉइंट्स प्रॉब्लम है तो बता देंगे। 3 एटम्स है यूनिट सेल के अंदर, तीनों एटम्स का वॉल्यूम 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube इस तरह से निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ हेक्सागन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल दिया। कीजिए इसको सॉल्व। So this is the packing fraction A or B। So now next point क्या होगा? मान लो ए बी सी तीनों इक्वल होता तो क्या होता? दैट इज स्पेशल केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एपीएफ हो जाएगा ए बाई सी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ए और सी बराबर है। तो वी विल हैव π/3√3। π/3√3 वैल्यू आ जाएगी एंड दिस वैल्यू इज 0.604। परसेंटेज वैल्यू इज 60.4%। वी हैव लूज पैक स्ट्रक्चर। दिस इज अ लूज पैक स्ट्रक्चर एंड दिस इज वेरी रेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बहुत रेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मेटास्टेबल सिलिकॉन और ग्रेफाइट इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मेटास्टेबल सिलिकॉन और ग्रेफाइट इस तरह के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आल्सो वी हैव मरकरी टिन एलॉय। टिन और मरकरी का एलॉय इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, ये लूज पैक स्ट्रक्चर में आएगा बिकॉज 74% से लोअर पैकिंग है एंड ये पूरा डिस्कशन है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का। बट वर्ड इन्वॉल्व है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसको हमने स्टडी कर लिया। कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे आप लोग।
एक बार इसको देख लीजिए और डिस्कस नोट कर लीजिए। मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा आपसे, इसमें छोटा सा पॉइंट पूछूंगा, तो नोट कर लीजिए उसके बाद। सर एक डाउट था। यस बताएं। सर जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, एक मतलब उस पर एटम जो शेड होते हैं, एक कॉर्नर्स पर होते हैं, एक बॉडी डायगोनल में होते हैं और एक फेस में होते हैं। तो हेक्सागोनल में क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि मतलब होंगे कि नहीं होंगे? जब एक आपने उसमें सिंपल क्यूबिक वर्ड क्यों बोला? आपको तो क्यूबिक बोलना चाहिए था, उसमें बॉडी सेंटर और फेस सेंटर तभी आएगा ना जब क्यूबिक में फेस सेंटर क्यूबिक होगा या बॉडी सेंटर क्यूबिक होगा। ठीक है ना? आपने सिंपल क्यूबिक बोला और बॉडी सेंटर फेस सेंटर भी बोल दिया, तो आई थिंक आप बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक बोलना नहीं सब सोच रहे होंगे यार, नहीं बोला। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपने। सर जैसे क्यूबिक क्रिस्टल में होता है मतलब उसमें एससीसी और बीसीसी और एफसीसी, तो क्या इसमें भी मतलब सेम होगा कि नहीं, ये मतलब पूछना चाहते थे। जब क्या सेम मतलब अलग अलग टाइप का लैटिस? यस सर। नोट कर लिया पूरा स्टूडेंट्स? सबने नोट किया? यस ओके। ये किस तरह का लैटिस दिख रहा है आपको? थोड़ा देख के बताइए। सिंपल हेक्सागोनल। कैसा है ये? फेस सेंटर है कि नहीं है ये बताइए। यस यस सर। नहीं है, ये फेस सेंटर नहीं है। एंड सेंटर होगा ना? सेंटर्ड है। एंड सेंटर्ड भी कह सकते हो आप। यस, एंड सेंटर बोल सकते हो क्योंकि एंड के 2 सरफेसेस के सेंटर पर एटम्स हैं, लेकिन वो भी इसमें वर्ड नहीं यूज कर सकते। अब मैं बताता हूं इसको। मैंने बोला था ना सिंपल जहां भी वर्ड लगेगा वो क्या होगा? प्रिमिटिव होगा कि नहीं होगा? प्रिमिटिव। यस सर। तो अब ये इमेज क्योंकि हेक्सागन है इसलिए आप उसको हेक्सागनल यूनिट सेल बोल रहे हो। वर्ड इन्वॉल्व है सिंपल। तो इस हेक्सागनल स्ट्रक्चर में एक पैरेललोपाइड दिख रहा है। कितने पैरेललोपाइड से दिख रहे हैं? एक तो मैं वर्ड बोल रहा हूं लेकिन कितने पैरेललोपाइड है बताइए इसमें? 3। इस पूरे हेक्सागन के अंदर 3 पैरेललोपाइड है। क्या वो पैरेललोपाइड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं? यस सर। बस हो गया। इसीलिए इसका नाम है सिंपल हेक्सागनल स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस होल यूनिट सेल इज एक्टिव। वर्ड इन्वॉल्व है सिंपल। तो इस हेक्सागनल स्ट्रक्चर में एक पैरेललोपाइड दिख रहा है। कितने पैरेललोपाइड से दिख रहा है? एक तो मैं वर्ड बोल रहा हूं लेकिन कितने पैरेललोपाइड है बताइए इसमें? 3। इस पूरे हेक्सागन के अंदर 3 पैरेललोपाइड है। क्या वो पैरेललोपाइड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं? यस सर। बस हो गया। इसीलिए इसका नाम है सिंपल हेक्सागनल स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस होल यूनिट सेल इज एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव बट दिस हैज 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ये अपने में तो खुद प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन इसके अंदर 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स मिल रहे हैं। और तीनों प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होंगे। लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 1 रह जाएगा। 8 कॉर्नर होंगे तो 1 लैटिस पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? देयर विल बी 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक पैरेललोग्राम ये बना, एक पैरेललोग्राम नीचे बना, ज्वाइन कर दीजिए। पैरेललोग्राम पैरेललोपिपेड में कन्वर्ट हो गया, पैरेललोपाइड में। तो ये पैरेललोपाइड जो है इसके पास 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन देखिए। लैटिस पॉइंट 1 देगा कि नहीं देगा? यस सर। ओके। सो आपसे कई बार ऐसा पूछेगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा सिंपल हेक्सागनल लैटिस में। तो आप वॉल्यूम निकालते समय टोटल जो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आया था उसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में क्या करोगे? यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो गया? क्योंकि यूनिट सेल 3 पार्ट्स में बट गया, इसलिए नंबर ऑफ एटम भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देयर विल बी ओनली 1 लैटिस पॉइंट पर पैरेललोपाइड पर प्रिमिटिव यूनिट सेल। वो जो पैरेललोपाइड बनेगा उसको ही प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलोगे इसमें। बात समझ में आ गई?
The नाम सिंपल हेक्सागोनल क्यों बना? बिकॉज दिस whole unit cell, hexagonal unit cell, has three primitive unit cells. Each primitive unit cell will have one atom or one lattice point, and that's why it is known as primitive. It will have a volume 1/3 of whole hexagon. पूरे हेक्सागन का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 वॉल्यूम होगा इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम। बात समझ में आई? यस सर। बट सर ये इसका जो एक एटम है वो तो सिर्फ 6 ही यूनिट सेल में डिवाइड होगा ना? वन कैसे आएगा? क्या बोल रहे हैं? तो इसका एक एटम जो है वो 6 यूनिट से डिवाइड होगा। कैसे? तो इस सेंटर पॉइंट को समझ, पहले आप देखिए, आप इस वाले यूनिट सेल को ले रहे हैं। देखिए, दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, ठीक है? यस सर। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर। कितने? 8 कॉर्नर। 4 कॉर्नर ऐसे हैं जिसमें 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा, 4 कॉर्नर ऐसे होंगे जिसमें 1/12 कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल 1 हुआ। यस सर। 4 कॉर्नर ऐसे हैं जिस पर 120 एंगल बन रहा है, 4 ऐसे हैं जिस पर 60 एंगल बन रहा है। तो जब 60 एंगल का कंट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब 1/12 कंट्रीब्यूशन होगा उस कॉर्नर का। यस सर। समझ में आया सबको? सभी स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करें इस बात पर। टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी 1, बिकॉज एक कॉर्नर पर अगर 60 एंगल बनेगा तो 1/12 कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर 120 एंगल बनेगा तो 1/6 कंट्रीब्यूशन। ठीक है? ओके सर। ठीक है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट विल बी 1, नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रिमिटिव पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड बन रहा है प्रिमिटिव, ध्यान रखें, पैरेललोपाइड है प्रिमिटिव। हेक्सागन नॉन प्रिमिटिव है। बड़े हेक्सागन के अंदर छोटे छोटे 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बन सकते हैं। एक एक एटम रखेंगे वो। ये हो गया सिंपल हेक्सागन। पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला। 12 कैसे हुआ? जैसे 120 पे 1/6 होता है, जैसे 90 डिग्री पर 1/8 होता है, वैसे 60 डिग्री पर 1/12 होगा, 30 डिग्री पर 1/24 होगा, 180 डिग्री होता तो 1/ कितना होता बताना? 4। नहीं समझ में आता? स्फीयर लेकर मैंने एक बार आपको बोला है, कर सकते हो। एक स्फेरिकल शेप ले लिया, मान लो इस तरह से, ये एक मान लो हाफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। अब इसमें 60 एंगल कितने बनाना है आपको बताना? 60 एंगल कितना पार्ट होगा? 6 पार्ट होगा कि नहीं होगा? 6 पार्ट होगा। तो 1/6 पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ फुल स्फीयर। 1/6 इस हेमिस्फीयर का पार्ट अगर 1/6 बन रहा है, 60 एंगल लेने दे, तो 1/12 हो जाएगा ना पूरे स्फीयर का। यस सर। यस सर। तो इसी को याद रखेंगे। 180 एंगल होगा तो 1/4, 120 एंगल होगा तो 1/6, 90 होगा तो 1/8, 60 होगा तो 1/12, 30 होगा तो 1/24। इस तरह से आपको रेशियो चेंज होते जाएंगे। इसको हमेशा हेमिस्फीयर को अपने एंगल्स में काट करके देख लिया करो। हेमिस्फीयर हाफ ऑफ यूनिट सेल होता है। इस तरह से कंट्रीब्यूशंस निकालने में आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर? चलिए, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर था सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है, नाम है उसका क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड पैकिंग आपकी 60.4 थी। मैक्सिमम पैकिंग तभी आ रही थी जब आप ए बी को सी के इक्वल रख रहे थे। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में एक हेक्सागोनल लेयर ऊपर, एक हेक्सागोनल लेयर नीचे, और एकदम एग्जैक्टली मिडिल में एक ट्रायंगुलर लेयर डाल रहे हैं। ट्रायंगुलर लेयर एग्जैक्टली मिडिल में। तो इससे जो यूनिट सेल बनेगा उसका नाम होगा
हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा है मैंने, इन दिस स्ट्रक्चर द यूनिट सेल हैज 2 hexagonal layers or planes A that they are separated by distance C and there is one triangular plane, plane B in the middle of these 2 hexagonal planes। 2 hexagonal plane के बीच में एक triangular plane B है जो कि एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रही है। C/2 डिस्टेंस पर ये ट्रायंगुलर प्लेन अवेलेबल होगा। तो पूरे यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? कॉर्नर्स का नंबर है टोटल 12। फेस सेंटर्स कितने हैं? 2। इनर एटम्स कितने हैं? 3 इनर एटम्स ये पूरे यूनिट सेल के अंदर है। यहां इस इमेज को देखो तो आपको पता चलेगा कि तीनों एटम्स पूरी तरह से यूनिट सेल के एग्जैक्टली इनसाइड लाई कर रहे हैं। 3 एटम्स पूरी तरह से अंदर, कॉर्नर्स टोटल 12, 2 एटम्स फेस सेंटर्स। नोट कर लीजिए इसको। इस यूनिट सेल में 12 कॉर्नर है, 2 फेस सेंटर्स, 12 कॉर्नर्स, 2 फेस सेंटर्स एंड 3 इनर एटम्स। इनर एटम्स टोटली कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर अवेलेबल होंगे। नोट कीजिए इसको। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर जिस तरह से एटॉमिक पोजीशंस हैं उसी को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं। यस, नोट कर लिया। यूनिट सेल अभी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यूनिट सेल अगले पेज पर बना हुआ है वो नोट कर लीजिए। Yes, sir. Done, sir. Done? Okay. So now we have this unit cell. यूनिट सेल ऐसा बना सकते हो आप इसको, या इस तरह वाला यूनिट सेल। 3 एटम्स एग्जैक्टली इनसाइड दिखा सकते हो आप। ओके, तो देयर विल बी टोटल 12 corners, 2 face centers and 3 atoms at the inner location. Total number of atoms will be 6. And there is a relation between ABC. This A is B, both are equal and equal to 2R. C/A ratio is under root 8 by. For ideal hexagonal closed pack structure, we will have C/A ratio is equal to under root 8 by 3. अंडर रूट 8 by 3 हो जाएगा। एटम 2 होंगे क्या? इसमें फेस सेंटर एटम 2 होंगे। हाँ, दो ही फेस सेंटर है ना, 2 फेसेस, ऊपर हेक्सागन नीचे फेस हेक्सागन, दोनों पे फेस सेंटर है। ये लोकेशन दिख रही है आपको यहाँ, ये वाली लोकेशंस, ये फेस सेंटर्स हैं। ओके, तो 2 into 1 by 2। बोलो सर शायद ये क्या? इससे पहले में आपने 3 लिखवाया था। 3 इनर एटम्स है भाई, इनर लोकेशन पर 3 एटम्स है ट्रायंगल के फॉर्म में। यस सर, यस। तो ये है 12 into 1 by 6, 12 corners, contribution is 1 by 6, 2 into 1 by 2 plus 3 into 1, total inside है, तीनों इनर एटम टोटली इनसाइड है। टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल हो गया। ये है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। AB इक्वल टू 2R होगा। C/A रेशियो आइडियल हेक्सागन के लिए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए आपको मिलेगा C/A रेशियो अंडर रूट 8 by 3 के इक्वल। क्लियर? अंडर रूट 8 by 3 के इक्वल मिलेगा C और A का रेशियो। ओके,
और साथ साथ इसमें आप देखेंगे तो नियरेस्ट नेबर भी 12 होगा, जो कि एफसीसी में था। नियरेस्ट नेबर्स का नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन दोनों फेस सेंटर क्यूबिक के साथ मैचिंग है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, क्योंकि क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। जितने ज्यादा नियरेस्ट नेबर होंगे उतनी ही ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर बिकॉज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विल बी मोर। 12 नियरेस्ट नेबर होने पर पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है। ये पॉइंट नोट कर लिया, यूनिट सेल बना लिया आप लोगों ने। ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ, 2-3 स्लाइड और है इसका। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा मैं घर से करने को। ये जो सी और ए का रेशियो लिखा है √8/3, ये प्रूव कर सकते हो आप। अगर यहाँ ऊपर फेस सेंटर को नीचे वाले फेस सेंटर से मिला दूं तो ट्राइंगल के किस पॉइंट से पास करेगा पता है आपको? बीच वाले ट्राइंगल के किस पॉइंट से? मीडियन, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, यस। तो बीच में जो ट्राइंगल है उसके सेंट्रॉइड से पास करेगा। सेंट्रॉइड से ये अगर ट्राइंगल के कॉर्नर को मिला दूं, ठीक है, ये कौन सा एंगल बनेगा? ये C/2 डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो जाएगी A क्योंकि कॉन्टेक्ट में है, और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? A/√3। दोनों फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो फेस सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से पास करेगा। और जो ट्राइंगल मैंने दिखा रखा है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है। ABC में B पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। AC का वैल्यू A होगा, AB का वैल्यू C/2, BC का वैल्यू कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली A/√3 आएगा। थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा तभी ये समझ पाओगे C/A रेशियो √8/3 कैसे हुआ। क्लोज पैक में दोनों हेक्सागोनल लेयर के एग्जैक्टली बीच में ट्रायंगुलर लेयर इस तरह से सैंडविच होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, 3 लग रहा, 3 अंडे रख दिया है बीच में किसी ने। 3 अंडे रखे हुए हैं कैरेट के अंदर, है ना। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही आपको एज्यूम करना है। ऊपर के फेस सेंटर से ट्राइंगल के थ्रू, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से जाते हुए नीचे फेस सेंटर को ज्वाइन करना है। तो सेंट्रॉइड और कॉर्नर फेस सेंटर की दूरी क्या होगी? C/2। C/2 डिस्टेंस हो गई। अब जो ट्राइंगल का कॉर्नर है वो फेस सेंटर से A डिस्टेंस पर है, C/2 A/√3। समझ में आया ये लिखा कैसे है? नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। आज की क्लास फिर यहीं पर एंड करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया तो रहने दो, यहीं तक आज की क्लास में एंड कर देता हूँ, ठीक है? या फिर आगे चलें, समझना चाहते हो आप लोग? क्योंकि 6 PM हो गया है, क्लास ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। आज बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। दूसरी क्लासेस डिस्टेंस A कैसे हुई? स्मॉल A कैसे हुई? कॉन्टेक्ट में है ना, वो ट्राइंगल जो बनेगा उसके एग्जैक्टली ऊपर ये फेस सेंटर वाला आइटम होगा। कॉन्टेक्ट में है। तीनों ट्रायंगुलर एटम्स जो हैं उनके जस्ट ऊपर ही जो है वो फेस सेंटर। तभी तो क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं ना मैं, क्लोज पैकिंग की। आप ये देखो, ये जो ऊपर वाला आइटम होगा यहाँ का आधा जो दिखाया गया है यहाँ, वो क्या इसके साथ टच नहीं कर रहा, इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है तीनों के। ऊपर का फेस सेंटर एटम ये डिस्टेंस ही तो रखेगा, इसके बीच में भी डिस्टेंस ए सबका फेस सेंटर ए डिस्टेंस पर होगा। फेस सेंटर से ये ट्रायंगल एटम की दूरी ए। हाँ यस सर, यस सर। तो ठीक है, तो आप इस तरह से C/2 A और A/√3 तीनों का पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैंने अगले पेज पर दिखा रखा है,
तो जस्ट मैंने हिंट कर रहा था आपको कि कैसे ये सी बाई ए रेशियो निकाल सकते हो। इसका मेथड मैंने बताया हुआ है आगे एक पेज पर। अब नियरेस्ट नेबर और सेकंड नेबर देख लो। नियरेस्ट नेबर देखो, जैसे मान लो मैं किसी भी एटम का, जो कि मान लो यहाँ 2 यूनिट सेल दिखाया है हेक्सागन का, हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 यूनिट सेल, तो रेफरेंस एटम में कॉमन हेक्सागोनल प्लेन का फेस सेंटर ले लूं तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कॉर्नर हो गए, 3 एटम अपर ट्राइंगल, 3 लोअर ट्राइंगल। टोटल कितने एटम्स हो गए नियरेस्ट नेबर में ए डिस्टेंस पर? 12। फेस सेंटर जो है वो 6 कॉर्नर्स जो फेस के हैं उनको नियरेस्ट नेबर देखेगा, 3 एटम ऊपर का और 3 एटम नीचे का, इनको कांटेक्ट में रखते हुए डिस्टेंस दिखा देगा ए और नंबर होगा 12। नंबर ऑफ सेकंड नेबर, इसी रेफरेंस के लिए ग्रीन कलर का ये फेस सेंटर ये सी डिस्टेंस पर है और ये सी डिस्टेंस पर, तो सी डिस्टेंस पर 2 एटम्स हैं, 2 फेस सेंटर्स। रेफरेंस एटम सेम वही ले लिया, 12 नियरेस्ट नेबर्स थे, ब्लू कलर से दिखा रखा है 12 नियरेस्ट नेबर्स को, ग्रीन कलर से 2 सेकंड नेबर्स दिखाए गए हैं जिनकी डिस्टेंस सी है। तो जस्ट इसको समझने का ट्राई कीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह की क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज की क्लास बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे हम लोग, बस यहीं तक, ठीक है। इसी पेज तक है नियरेस्ट नेबर, सेकंड नेबर, और जो मैं आर और एबीसी का रिलेशन में बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर बताया हुआ है। एबी के रिलेशन, एबीसी जो ए और सी का रिलेशन है ना, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ 74% कैलकुलेट किया और एग्जाम्पल्स कुछ पैक। तो 2-3 स्लाइड्स अगली क्लास में मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा इसका, अभी इस पेज को नोट कर लीजिए। तो हेक्सागोनल लेयर्स या हेक्सागोनल यूनिट सेल्स लेकर आप पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, नियरेस्ट नेबर दिखा सकते हो आप इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ रेड, ब्लू और ग्रीन एटम्स दिखाए हुए हैं। सर स्टूडेंट्स वो फाइनल स्लाइड दिख, कौन सी? 74 वाली स्लाइड, 74% वाला ये स्लाइड है।